Let's see this problem. A disk of radius r with uniform positive charge density sigma is placed on the xy plane with its center at origin. The Coulomb potential along the z axis, हमें ये एक्सप्रेशन दे करके रखा गया है पोटेंशियल का, ठीक है. A particle of positive charge q is placed initially at rest at a point on the z axis which z is equal to z naught and z naught greater than 0. In addition to the Coulomb force, the particle experience a vertical force F vector is equal to minus c k cap with c greater than 0. Let बीटा की वैल्यू ये देकर के रखी गई है. Which of the following statement are correct? तो बच्चों हमारे पास चार स्टेटमेंट दे करके रखी गई है और इनमें से चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला ऑप्शन पढ़ते हैं. फॉर बीटा इज इक्वल टू 1/4 और z नॉट इज इक्वल टू 25/7 आर द पार्टिकल रीचेज द ऑरिजिन. तो बच्चों हमें बताना है कि पार्टिकल z इज इक्वल टू z नॉट से ऑरिजिन पर पहुंच जाए, इसके लिए क्या कंडीशन होगी वो हमें बताना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. हमारे पास एक डिस्क है. सबसे पहले डिस्क बना लेते हैं. ये डिस्क कुछ इस तरीके से रखी गई है. और इसकी एक एक्सिस है. हमने ये एक्सिस ड्रॉ कर ली. चलिए अब पार्टिकल को इनिशियली जो है वो किस पॉइंट पर रखा गया है. यहाँ पे ये पॉइंट है z इज इक्वल टू z नॉट, यहाँ पे रखा गया है. अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बच्चों आपको पता है. एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्योंकि ये चार्ज है, ये जो डिस्क है यूनिफॉर्मली चार्ज है ना. तो एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और दूसरा जो फोर्स दे करके रखा गया है वो माइनस सी के कैप है ना. तो एक तो ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा के कैप की माइनस के कैप, लेकिन हमने क्या किया है डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखा दिया गया है. तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा नीचे की तरफ. और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा है ना. तो बच्चों ये ऑरिजिन पर पहुंच जाए, चल के ये ऑरिजिन पर पहुंच जाए, उसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा. तो आप बोलोगे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वही तो इसको नीचे खींचना चाहेगा, लेकिन ऊपर वाला फोर्स इसको क्या करना चाहेगा, ऊपर भेजना चाहेगा. अब होगा क्या, ये वाला फोर्स उसको नीचे लाएगा, लेकिन ये फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर वाला फोर्स जो है बढ़ता चला जाएगा. जैसे डिस्टेंस घटेगी तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ता चला जाएगा. तो एफ की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी. और ऐसा पॉसिबल है ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचते पहुंचते ये एफ जो है बहुत ज्यादा हो जाए और ये यहाँ तक ना पहुंच पाए. तो हमें एक ऐसा कंडीशन बनाना है जिससे कि ये चार्ज पार्टिकल ऑरिजिन पे पहुंच जाए, इसके सेंटर पे पहुंच जाए है ना. तो बच्चों अगर ये चार्ज पार्टिकल के सेंटर पे पहुंचता है तो हम कह सकते हैं कि सेंटर पर इसकी काइनेटिक एनर्जी या तो जीरो होनी चाहिए या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो पहुंच पाएगी, अदरवाइज तो वो पहुंच नहीं पाएगा. अगर यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो गई इसका मतलब ये यहाँ पे कभी नहीं पहुंचेगा. तो ये यहाँ पे पहुंचेगा, इसके लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. कहाँ पे, एट ऑरिजिन पे, एट ऑरिजिन पे. ठीक है बच्चों. चलिए तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है. और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. चलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो कितना है, जीरो है ना. तो बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आया वो किसके बराबर आया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल. और काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखा है. तो हम बच्चों कह सकते हैं कि हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना. अब हम क्या करते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं. अगर मैं पूछूं कि इस चार्ज पे कौन कौन से फोर्सेस ने वर्क किया है, तो आप एक तो बोलोगे कि ये कांस्टेंट फोर्स और दूसरा ये वाला फोर्स है ना.
तो हम लगा लेते हैं क्या, वर्क एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन होता है वो माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, प्लस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है सी, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी नीचे की तरफ हुआ है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जेड नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और हम जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, तो इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, है ना। चलिए, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू और डेल्टा वी बच्चों, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें दे करके रखा गया है, ये रहा पोटेंशियल का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए, तो इस पॉइंट पर हम सबसे पहले पोटेंशियल लिखते हैं, ही इनिशियल, आप क्या लिखोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर माइनस जेड नॉट, है ना। तो ये आपका हो गया इनिशियल पोटेंशियल। ऑरिजिन पर फाइनल पोटेंशियल अगर हमें लिखना हो वी फाइनल, तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर, और जेड की वैल्यू तो आपकी जीरो हो गई, है ना, तो जेड जीरो हो जाएगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। तो बच्चों डेल्टा वी लिख देते हैं, डेल्टा वी लिखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा सिग्मा आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड नॉट, ठीक है, एंड प्लस सी जेड नॉट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना बच्चों। हम चाहें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो बच्चों हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया है, माइनस दिस क्यू, ठीक है। चलिए, तो अंदर में हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आर, चलिए यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा आर बाद माइनस आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस जेड नॉट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी जेड नॉट, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब इस वाले टर्म को उधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, है ना। चलिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको उधर उस साइड लेकर के चले जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं सी जेड नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट, ठीक है। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 सी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा 2, ठीक है, इनटू जेड नॉट, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट। बच्चों अब देखते हैं बीटा की वैल्यू हमें क्या दे करके रखी गई, तो जो बीटा हमें दिया गया है 2c एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्यू सिग्मा, है ना, 2c एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्यू सिग्मा, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा बीटा है, ये हमारे पास मिल गया बीटा जेड नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट, ठीक है। चलिए अब हमें बीटा की वैल्यू दे करके रखी गई है, बीटा जो है ना हर ऑप्शन में 1/4 दे करके रखी गई है, तो क्यों ना बीटा की वैल्यू हम 1/4 पुट कर ले, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको उठा करके उस साइड लेकर के चले जाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट इंटू 1 माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू हम रख देंगे 1/4, ठीक है, एंड दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस
3/4 जेड नॉट एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। अब रूट वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं, बाकी सारी टर्म को दूसरे साइड कर लेते हैं, है ना। तो इसको लेकर के इस साइड आ जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, ठीक है। दिस टर्म मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस 3/4 जेड नॉट, ठीक है। हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। चलिए इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं आर स्क्वायर प्लस 9/16 जेड नॉट प्लस 2ab, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 आर जेड नॉट, ठीक है। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, एक जेड नॉट को भी चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9/16, ठीक है, प्लस 3/2 आर, ठीक है। तो जेड नॉट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9/16 प्लस 3/2 आर के। बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 3/4 जेड नॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक जेड नॉट बच जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो जेड नॉट माइनस 9/16 जेड नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो ये अपने पास कितना चला है 7 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। जेड नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन 3/2 आर, ठीक है। तो जेड नॉट को मस्ट बी ग्रेटर देन को हम कट कर लेते हैं 8 टाइम में, ठीक है। ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 7 जेड नॉट। बच्चों ये हमारा कंडीशन आया जिसके लिए चार्ज पार्टिकल ऑरिजिन पे पहुंच पाएगा। तो हमारा जेड नॉट की वैल्यू 24/7 जेड नॉट से बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जेड नॉट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 24/7 आर के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के पार्टिकल ऑरिजिन पे पहुंच पाएगा, है ना। अब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। बच्चों पहले ऑप्शन में 25/7 दे के रखा है जो कि 24/7 से बड़ा है, तो पार्टिकल जो है ऑरिजिन पे पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। लेकिन दूसरे आंसर में जेड नॉट की वैल्यू 3/7 है, ये 24/7 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत है, पार्टिकल ऑरिजिन पे नहीं पहुंचेगा। थर्ड में देख लेते हैं 4 बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड जेड नॉट इज इक्वल टू r/√3, पार्टिकल रिटर्न बैक टू जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। तो बच्चों जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे रिटर्न कर जा रहा है, इसका मतलब कि वो ऑरिजिन पे नहीं पहुंच रहा है, वो नीचे गिरा और वापस जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे वो रिटर्न कर गया, है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें r/√3 की वैल्यू, r/√3 की जो वैल्यू है वो 24/7 से ज्यादा है या कम है, तो आप कह सकते हो कि ये r/√3 24/7 से जो है वो कम है। इसका मतलब है कि पार्टिकल ऑरिजिन पर पहुंचने से पहले ही रुक जाएगा और वापस जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी भी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, r/√3 की जो वैल्यू है वो 24/7 आर से कम है, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो ऑरिजिन पे नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही पार्टिकल उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा और वो वापस कहाँ चला जाएगा जहां से आया था, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी भी राइट आंसर है। अब इसकी बात करते हैं डी की, फॉर बीटा ग्रेटर देन 1 एंड जेड नॉट ग्रेटर देन 0 द पार्टिकल ऑलवेज रीचेज द ऑरिजिन। बच्चों ऐसा बोला जा रहा है कि अगर बीटा ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उस समय पे हमें बताना है कि पार्टिकल के ऑरिजिन पर पहुंचने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना। चलिए तो एक बार एक्सप्रेशन तो हमने डिराइव करके देख ही लिया है। चलिए हम अब यहां से शुरू करते हैं एक ही बार में, और इसमें बीटा की वैल्यू को रखते हैं ग्रेटर देन 1 रख लेते हैं, ठीक है। चलिए इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्ट यूज करेंगे आगे। तो जो ऑप्शन डी को हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा एक्सप्रेशन क्या आया है, बीटा जेड नॉट
मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर, आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस जेड नॉट प्लस जेड नॉट, है ना बच्चों। तो हमें बोला गया है कि बीटा की वैल्यू जो है ना 1 से बड़ी है। चलिए इस जेड नॉट को इस साइड लेकर के आ जाते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा बीटा माइनस 1 जेड नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर। बच्चों जरा ध्यान से देखना, अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो बीटा माइनस 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा माइनस 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर अगर इस टर्म को देखें तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाला टर्म बड़ा है और ये आर छोटा है, तो ये वाला टर्म तो नेगेटिव होगा ना, ये वाला टर्म तो ऑलवेज नेगेटिव है। ठीक है, ये वाला टर्म ऑलवेज नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे जेड नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखें, इफ जेड नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि बीटा माइनस 1 जेड नॉट जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये जरा ध्यान से देखना, अगर जेड नॉट ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म तो नेगेटिव है ही। तो बच्चों ये इक्वेशन हमेशा वैलिड होगा, ये नेगेटिव टर्म हमेशा पॉजिटिव टर्म से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों देन ये जो इक्वेशन है बीटा माइनस 1 जेड नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, ये इक्वेशन जो है वो हमेशा वैलिड होगा। कब, जब जेड नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और ये इक्वेशन वैलिड होगा तो पार्टिकल ऑरिजिन पे पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है और जेड नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट फॉर बीटा ग्रेटर देन 1 एंड जेड नॉट ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये हमेशा उससे बड़ा ही होने वाला है। तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो अपना राइट आंसर, ऑप्शन डी जो होगा अपना राइट आंसर। तो बच्चों कौन कौन सा आंसर राइट है, ए सी एंड डी आर द राइट ऑप्शन। तो जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किए हैं बच्चों वो क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हमने एक वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया है ना। दूसरा जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी होता है। हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज किया है, ठीक है।